ठीक हो गया। डबल ए सेल पैथोलॉजी 206 पेज है फ्रॉम थर्ड एडिशन। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरीज के बारे में। अच्छा, जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसकी एक जो आपके पास फर्स्ट मैनिफेस्टेशन आती है रिवर्सिबल सेल इंजरी की, वो आती है सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में हमारे पास सेलुलर स्वेलिंग आती है। ठीक है, और रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर आपके पास वेक्यूलर डीजनरेशन वगैरह आ जाएगी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सेगमेंट्स रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी बनते हैं। ठीक है, वो इरिवर्सिबल में भी बनते हैं, लेकिन रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो मेन और फर्स्ट फीचर होता है जिसका एमसीक्यूज भी आपके पास आता है, दैट इज द सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, सेल फूल जाता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी में आएंगे उसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग भी आती है। ठीक है, सेल स्वेलिंग आती है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग आती है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्मॉल अमॉर्फस जो है वो डेंसिटीज होती है, स्मॉल अमॉर्फस डेंसिटीज। ठीक है, सेल स्वेलिंग उसकी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी स्वेलिंग होती है, ऑफ सेगमेंटिंग होती है। इसके अलावा स्मॉल अमॉर्फस डेंसिटीज होती हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास माइलिन फिगर है वो हमारे पास रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल सेल इंजरी दोनों के अंदर पाया जाता है। बात का माइलिन फिगर का एमसीक्यूज आता है, तो माइलिन फिगर इज नॉट द ओनली फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसका हॉलमार्क क्या है कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। इरिवर्सिबल है ना, ऐसी सेल इंजरी होगी जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी और इरिवर्सिबिलिटी का जो है वो फिनोमेना क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर जो है वो माइलन फिगर उसके अंदर भी आ जाता है। तीन चीजें हमारे पास न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। न्यूक्लियर चेंजेस क्या क्या आती हैं? कैरियोलाइसिस, डीएनए का लॉस हो जाना। ठीक है, जो बेसोफेलिया है डीएनए का वो फेड हो जाता है। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ डीएनए फेड हो जाता है, लॉस ऑफ डीएनए हो जाता है, कैरियोलाइसिस। के अलावा पिक्यूनोसिस, जिसके अंदर न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर श्रिंकेज हो जाता है। और कैरियोरेक्सिस, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो टूटने लग जाता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ डीएनए, कैरियोलाइसिस, पिक्योनोसिस एंड कैरियोरेक्सिस, ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी के। और सेल मेम्ब्रेन जो डैमेज होती है वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर होती है। ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का प्रोमिनेंट फीचर है हमारे पास सेल स्वेलिंग और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, तो रिवर्सिबल सेल इंजरी का मेन प्रोमिनेंट फीचर क्या होगा? सेल स्वेलिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग एंड माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है उसका क्या हमारे पास हॉलमार्क फीचर है? सेल मेम्ब्रेन डैमेज और लाइसोसोमल रप्चर। ठीक है, न्यूक्लियर चेंज में जो थर्ड है दैट इज द कैरियोरेक्सिस। कैरियोरेक्सिस के अंदर जो है वो जो न्यूक्लियस है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अब जो दोनों फिगर, हाँ माइलिन फिगर दोनों के अंदर होगा। अब जो हमारे पास इरिवर्सिबल सेल इंजरी है ना उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखना है जो हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी है इट कंसिस्ट ऑफ स्वेलिंग, सेल स्वेलिंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर स्वेलिंग और माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। ब्लेब्स होते हैं, जो ब्लेब्स होते हैं ना दे आर फॉर्मिंग लाइक, जो आउट ग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन से बाहर ना ऐसे आउट कोचिंग सी बनने लग जाती है। ठीक है, ब्लेब्स जो होते हैं दे आर द आउट कोचिंग जो कि
हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी में पहले बनती हैं, उसके बाद जब वो इरिवर्सिबल की तरफ जा रहा होता है तो फिर वो जो है ना वो बल्जिंग जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं वो ऑफ फ्रेगमेंट हो जाते हैं फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसे ब्लेब्स कहते हैं। हाइड्रोपिक चेंजेस यही हैं जो स्वेलिंग वाली चेंजेस है ना, वही हाइड्रोपिक चेंजेस हैं, ठीक है, जो सेल स्वेलिंग हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो रही है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, वो हाइड्रोपिक चेंजेस हैं, ठीक है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्रोसिस। डिफरेंट टाइप ऑफ नेक्रोसिस आपसे पूछी जाती है, कॉगुलेटिव, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस फैट नेक्रोसिस, और फाइब्रोनाइड और गैंग्रीनस एंड वेट एंड ड्राई नेक्रोसिस जिसके अंदर आ जाती है। अच्छा, जो कॉगुलेटिव नेक्रोसिस है इट इज अ टाइप ऑफ नेक्रोसिस जिसके अंदर इसकी सेल लाइन मेंटेन रहती है। ये, सॉरी, हार्ट में, किडनी में, ठीक है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस पाई जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास लीकी फैक्टिव नेक्रोसिस है ये ब्रेन में मिलती है, ठीक है, लीकी फैक्टिव है, तो ये ब्रेन के अंदर मिलती है लीकी फैक्टिव नेक्रोसिस। फिर आपके पास जो एमसीक्यूज आता है वो फैट नेक्रोसिस का आता है। एक हमारे पास एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है जो कि पैंक्रियास के अंदर होती है। एक होती है ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस जो कि ब्रेस्ट के टिश्यूज में मिलती है, ठीक है। तो दो टाइप ऑफ फैट नेक्रोसिस है, एंजाइमेटिक एंड ट्रॉमेटिक। एंजाइमेटिक पैंक्रियास के अंदर पॉजिटिव होती है, और जो ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस है वो ब्रेस्ट के टिश्यूज में पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस। जो फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस है ये आपके ऑल टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस के अंदर मिलती है, जितने भी टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस होते हैं उनके अंदर आपके पास फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद, क्योंकि ये आर्टरीज और आर्टरियोल्स को इन्वॉल्व करती है इसलिए वेस्कुलाइटिस की जितनी भी टाइप्स हैं उसके अंदर आपके पास कौन सी नेक्रोसिस होती है, फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस, ठीक है। फिर केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस टीबी के इन्फेक्शन में, हिस्टोप्लाज्मोसिस के इन्फेक्शन में, केशियस आपको पता है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर हमारे पास केशियस नेक्रोसिस आती है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है वो ड्राई गैंग्रीन हो सकती है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट में बाज दफा आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, कि उनकी ड्राई गैंग्रीन होती है। लेकिन अगर सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाए उस ड्राई गैंग्रीन के साथ और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाए तो वो वेट गैंग्रीन बन जाती है, ठीक है। तो ड्राई गैंग्रीन के साथ अगर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस प्लस में आ जाए, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके अंदर वो वेट गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज में वो ड्राई गैंग्रीन होती है, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेट गैंग्रीन अगर कोई सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, सही है। तो ये नेक्रोसिस के आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। इसके बाद यू शुड नो अबाउट एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। अच्छा, एट्रोफी क्या होता है कि जब आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, उनका साइज डिक्रीज हो जाए, ठीक है। एट्रोफी का मतलब होता है कि सेल साइज डिक्रीज हो जाना, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफी उसी का ही उल्ट है कि सेल साइज बढ़ जाएगा, बड़े बड़े सेल्स हो जाएंगे, हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया में ये फर्क है कि हाइपरप्लेजिया के अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। हाइपरट्रॉफी में साइज ऑफ सेल्स बढ़ता है और हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो दो एंटाइटीज हैं वो क्या है, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। जो डिस्प्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, हाइपरट्रॉफी में साइज ऑफ सेल बढ़ता है, हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो होती है डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया। डिस्प्लेजिया के अंदर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डिस्प्लेजिया में अब नॉर्मल माइटोसिस होने की वजह से सेल का साइज और जो हमारे पास शेप और पोलैरिटी होती है
एक मिनट मुझे बता लें। जो सेल की साइज, शेप और पोलैरिटी होती है, वो उसमें फर्क आ जाता है डिस्प्लेजिया के अंदर। सेल का साइज चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है इन डिस्प्लेजिया, ठीक है। लेकिन जो मेटाप्लेजिया होता है, उसमें रिप्लेसमेंट होती है एक सेल टाइप की दूसरे सेल टाइप से। जैसे आप अगर ये कहें कि आपकी एसोफेगस में एक सेल लेयर दूसरी सेल लेयर के अंदर जा रही है, दैट इज द मेटाप्लेजिया। इसी तरह ही सर्विक्स के अंदर, सर्वाइकल कार्सिनोमा के अंदर, जो आपको स्क्वेमो कलमनर जंक्शन है, वहां पे अगर अंदर कलमनर लेयर है, बाहर स्क्वेमस लेयर है, स्क्वेमस लेयर अगर अंदर की तरफ जा रही है, तो दैट विल बी द मेटाप्लेजिया, जिसमें एक सेल लाइन दूसरी सेल लाइन से जो है वो कवर करेंगी। एमसीक्यूज में सेल लाइन के डिफरेंस से पूछा जाएगा, ठीक है। उसको डिस्प्लेजिया नहीं कहना। डिस्प्लेजिया इज द चेंज इन साइज, शेप एंड पोलैरिटी, बट मेटाप्लेजिया इज द चेंज इन द सेल टाइप, ठीक है। मतलब कि एक लेयर पे दूसरी लेयर अगर आ गई है, तो वो एक लेयर में दूसरे सेल्स आ रहे हैं, दूसरी लेयर के सेल्स आ रहे हैं, तो दैट विल बी द मेटाप्लेजिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्रोसिस, यस डिस्प्लेजिया इज रिवर्सिबल, ठीक है। इसके अंदर जो है वो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइक फर्दर कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो सकता है, बट इट कैन बी रिवर्सिबल टू, ठीक है। हाँ, मेटाप्लेजिया ये दोनों जो है, इट्स प्री कैंसरस, ठीक है। ये दोनों रिवर्सिबल स्टेजेस है, इट कैन बी प्री कैंसरस स्टेजेस, ठीक है। अब मेटाप्लेजिया के अंदर क्या है कि मेटाप्लेजिया के अंदर सेल लाइनिंग चेंज हो रही होती है, तो इट्स मोर प्रोन टू कैंसरस स्टेज, ठीक है। मोर प्रोन टू कैंसरस स्टेज जो है वो मेटाप्लेजिया होता है। बाकी डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का मेटाप्लेजिया है, ठीक है। जैसे कि अगर डीपर डाउन मेटाप्लेजिया हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, सुपरफिशियल अगर मेटाप्लेजिया है तो वो रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये प्री कैंसरस स्टेजेस हैं दोनों, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। सही हो गया, अच्छा। नेक्रोसिस के अंदर तो आपके पास क्या आता है कि वो डिग्रेडेटिव एक्शन शुरू हो जाता है एंजाइम्स का, ठीक है। सेल डेथ हो जाती है। एट्रोफी में सिर्फ सेल का साइज छोटा होता है, सेल डेथ नहीं होती, ठीक है। एट्रोफी में सेल का साइज छोटा होता है, सेल श्रिंकेज समथिंग एल्स होती है, और सेल डेथ इज समथिंग एल्स। नियोप्लेजिया के अंदर सेल डेथ्स होती हैं, ठीक है, और इंजरी होती है सेल की। लेकिन जो हमारे पास ए ट्रॉफी होती है उसके अंदर जो है नेक्रोसिस, हाँ, ठीक है। और जो हमारे पास ए ट्रॉफी होती है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ सेल का साइज छोटा होता है। एपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम सेल डेथ ना। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो कैल्सिफिकेशंस आ जाती हैं, टू टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन जो पूछी जाती है, डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। अच्छा, जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, ये हमारे पास जो है डेड टिश्यू के अंदर होती है, ठीक है। डिस्ट्रॉफिक उसके नाम में लिखा हुआ है डिस्ट्रॉफिक, तो डिस्ट्रॉफिक जो डेड टिश्यू है उसके अंदर अगर कोई कैल्सिफिकेशन होगी, कैल्शियम डिपॉजिट होगा, दैट इज द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। जैसे कि टीबी के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, फैट एंड केशियस नेक्रोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर कैल्सिफिकेशन हो रही है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बन रहा है, ठीक है। जो जगह ऑलरेडी डैमेज्ड है, वहां पे जो कैल्शियम के डिपॉजिट है, दैट इज द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है, ये डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम है नॉर्मल टिश्यू में, क्योंकि कैल्शियम की abnormal मेटाबॉलिज्म होगी, हाइपर कैल्सीमिया होगा, ठीक है। जैसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन में, जहां पे हमारे पास कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म का फर्क आएगा और वो नॉर्मल टिश्यू में भी अकोमोलेट होती जाएगी, दैट इज द मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। इन दोनों के एमसीक्यूज भी हमारे पास आते हैं, डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में। तो सिंपल एज वेल याद करने का तरीका सिर्फ इतना है कि जो मेटास्टेटिक है, दैट इज इन विल बी इन द नॉर्मल, मतलब कि टिश्यू जिसमें कैल्शियम का बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ होगा, हाइपर कैल्सीमिया हुआ होगा, ठीक है। और किसी भी सूरत हाल में,
और जो हमारे पास डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, दैट विल बी द वन जिसके अंदर हमारे पास टिश्यू ही डैमेज होगा, डिजीज टिश्यू होगा, जहाँ पे कैल्शियम जो है वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है। फिर हमारे पास एपोप्टोसिस के एमसीक्यूज प्रो अपॉप्टोटिक कौन से हैं? तो जो बक बक करते हैं ना, दे आर प्रो। बैक्स एंड बैक, ठीक है, बैक्स एंड बैक है, बक बक में जो करते हैं दे आर बैक्स एंड बैक, वो प्रो अपॉप्टोटिक है। ठीक है। और जो एंटी अपॉप्टोटिक है दे आर BCL2 BCLX। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रो अपॉप्टोटिक और एंटी अपॉप्टोटिक बार बार पूछते हैं, तो यू शुड नो। जो बक बक करते हैं इस तरह याद कर लें कि वो प्रो होते हैं हर चीज में, बैक्स एंड बैक आर प्रो अपॉप्टोटिक एंड एंटी अपॉप्टोटिक आर BCL2 एंड BCLXL। ठीक है, ये एमसीक्यूज में बस इतना ही पूछते हैं फॉर अपॉप्टोसिस। इसके अलावा अपॉप्टोसिस इज द नेचुरल प्रोसेस जो कि वायरस सेल्स को खाता है। ठीक है। NK सेल्स आर दो सेल्स जो कि वायरस सेल्स को खाते हैं, एंटी ट्यूमर सेल्स होते हैं। और अपॉप्टोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कैंसर सेल्स को खाता है। दूसरा, अपॉप्टोसिस के लिए कैस्पेज एक्टिवेशन होती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि अपॉप्टोसिस से रिलेटेड है। इसके अलावा आपके पास जो एमसीक्यूज हाइपोक्सिया के आते हैं, सिंपल एज वेल। हाइपोक्सिया में ये याद रखना है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया हैं, जिसके अंदर हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, अनीमिक हाइपोक्सिया, एंटी ट्यूमर सेल्स इज एनके सेल। एनके सेल, ठीक है, एनके सेल हमेशा प्रेफर करना है आपने। BD8 साइड पे रखी, एनके सेल्स आर दी एंटी ट्यूमर सेल। अच्छा, हाइपोक्सिया की हमारे पास तीन चार टाइप्स हैं, दैट इज हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, अनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और हिस्टोटॉक्सिक। जो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है उसके अंदर हमेशा आपको सिनेरियो के अंदर ऑक्सीजन की कमी बताई जाएगी। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया में व्हाटसोएवर द कंडीशन इज, जहां पे ऑक्सीजन का जिक्र कर देगा, दैट विल बी द हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है। अनीमिक हाइपोक्सिया में वो लिखेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है या अनीमिया है पेशेंट को। ठीक है, HB लो बताएगा तो उसके अंदर अनीमिक हाइपोक्सिया आ जाएगा। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया हार्ट फेलियर की कंडीशन में, MI की कंडीशन में, शॉक की कंडीशन में। ठीक है, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया शॉक में, हार्ट फेलियर में या MI की कंडीशन में आएगा। और लास्ट है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, जिसमें साइनाइड पॉइजनिंग होगी, उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो यूज अप नहीं हो पा रही होती है। हिस्टोटॉक्सिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन नॉर्मल होगी, लेकिन वो सिर्फ सेल यूज नहीं कर पाते, दैट इज इन द साइनाइड पॉइजनिंग, जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज नहीं हो पा रही होती बाय द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो दैट विल बी द साइनाइड पॉइजनिंग। फिर हमारे पास इन्फार्क्ट्स आ जाते हैं, रेड इन्फार्क्ट और व्हाइट इन्फार्क्ट। रेड इन्फार्क्ट के लिए जो है वो टिल है, निमोनिक। टिल के अंदर टेस्टिस है, इंटेस्टाइन है, लीवर है और लंग्स है। टिल, टिल फॉर रेड इन्फार्क्ट। ठीक है, टिल से क्या क्या है, टेस्टिस है, इंटेस्टाइन है, लीवर है और लंग्स है। और शौकत खानम हॉस्पिटल का निमोनिक है फॉर व्हाइट इन्फार्क्ट, जिसमें शौकत, शौकत से, S से है स्प्लीन, K से है किडनी और H से है हार्ट। ठीक है, तो शौकत खानम हॉस्पिटल इज फॉर व्हाइट इन्फार्क्ट, स्प्लीन, किडनी एंड हार्ट। ठीक है, SKH से स्प्लीन, किडनी और हार्ट। और टिल जो है वो रेड इन्फार्क्ट के लिए। ठीक है। हाँ जी, रेड एंड व्हाइट इन्फार्क्ट ब्लड सप्लाई की वजह से होता है। रेड इन्फार्क्ट वो होता है जिधर ब्लड सप्लाई ज्यादा हो, ठीक है, वहां पे रेड है। जिधर बिल्कुल ब्लड सप्लाई फ्यूज हो जाती है, दैट इज द व्हाइट इन्फार्क्ट। ठीक है। और वो टिल का निमोनिक फॉर द रेड इन्फार्क्ट, जो टेस्टिस में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, लीवर में रेड इन्फार्क्ट होता है। और व्हाइट इन्फार्क्ट होता है हमारे पास स्प्लीन, किडनी और हार्ट के अंदर। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाता है कि किस स्ट्रक्चर में रेड इन्फार्क्ट होता है और किस में व्हाइट इन्फार्क्ट होता है। ठीक है। हाँ जी, होता है वीनस आर्terial रप्चर।
वीनस ओक्लूजन के अंदर रेड इंफाक्ट हो रहा होता है, ठीक है। आर्टीरियल ओक्लूजन में वाइट, वाइट वाला, वाइट इज शोकथानम हॉस्पिटल, SKH, ठीक है। शोकथानम हॉस्पिटल, स्प्लीन किडनी एंड हार्ट, SKH, ठीक है। ठीक है, चलिए फिर आज हम ऐसा करते हैं, इसके MCQs कर लेते हैं। या तो इंफ्लेमेशन एंड रिपेयर जो है वो हम परसों कर लेंगे, कल आपकी क्लास नहीं होगी। कल मेरी कॉल है तो कल फिर डिस्टर्बेंस उसमें हो जाती है क्रिएट थोड़ी, ठीक है। जनरल पैथोलॉजी के हमारे पास 3 दिन है, तो इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर हम परसों कर लेंगे। अभी हम इसी के MCQs कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन हम कवर कर लेते हैं। फिर जब ऑनकोलॉजी का होगा जिस दिन, उस दिन हम वो नियोप्लेजिया कवर कर लेंगे, वो मेरे ख्याल से संडे को कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। चलो फिर इसके MCQ स्टार्ट करते हैं। फाइन, इसके 100 MCQ हैं, ये अब जल्दी से कवर कर लेते हैं यहाँ तक। साथ साथ जो भी किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछते जाइएगा, ठीक है। तो क्योंकि इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर अगर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ तो आप लोगों के लिए अब जॉब करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम वो अगले नेक्स्ट डे पे रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और नियोप्लेजिया हम ऑन्कोलॉजी के साथ करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 209 AA, ठीक है। सेल पैथोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 1, द पेंक्रियाटिक टिश्यू इन गैस्ट्रिक म्यूकोजा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा कि जैसे एंड से, क्यों उल्टा शुरू करें? अच्छा, वो जो आप थर्ड एडिशन में जो न्यू पोल है ना, जो न्यू पोल है वो सारे रिपीट होते हैं। मैंने जितने भी थर्ड एडिशन के MCQs पढ़े ना, उसमें कोई एक MCQs होता है जो कि नया होता है, बाकी सारे थर्ड एडिशन के वो MCQs हैं जो कि रिपीट है। वो सब आगे वाले रिपीट होते हैं, आगे वाले जितने भी होते हैं। आपने वैसे की है डॉक्टर सलान? आपने वैसे की है? नहीं, आप अब ये करेंगे ना एंड में? अच्छा नहीं, आप जिस भी चैप्टर के करेंगे, आप मेरी बुक देख लें, वो मैंने बुक में ना लिखे हुए होते हैं। तो एंड वाले जितने भी ऊपर के जो थर्ड एडिशन में जितने भी इन्होंने इस दफा MCQs दिए हैं ना डबल लिखे, वो आधे से ज्यादा रिपीट होते हैं उसके अंदर। उन्होंने MCQs भी बनाया है, नई बुक की बना दी है, लेकिन उसमें ही रिपीट ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। चलो, pancreatic tissue in gastric mucosa is related to which of the following? तो कोरियोस्टोमा। अच्छा, जब एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में लेयरिंग जाएगी ना, दैट विल बी द कोरियोस्टोमा, ठीक है। जैसे एक टिश्यू, अ नॉर्मल टिश्यू एट एन एबनॉर्मल प्लेस, ठीक है। जैसे पेंक्रियाटिक टिश्यू एक नॉर्मल टिश्यू पेंक्रियास का, जो जाके गैस्ट्रिक टिश्यू में जाके लग गया, ठीक है। एक नॉर्मल टिश्यू जो कि एक एबनॉर्मल प्लेस पे है उसे कोरियोस्टोमा कहा जाता है, ठीक है। एक नॉर्मल टिश्यू एबनॉर्मल प्लेस पे, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एक ही जगह का टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सर्विक्स की मैं बात करती हूँ, उसमें स्क्वेमोक्लमनर जंक्शन पे लेयरिंग आगे पीछे हो जाती है, दैट इज द सेम एरिया, ठीक है। जहां पे सेम एरिया की लेयरिंग, एक लेयर दूसरी लेयर पे आ रही है, दैट विल बी द मेटाप्लेजिया। लेकिन एक दूसरे एरिया का टिश्यू उठ के दूसरी जगह पे लगेगा, तो दैट विल बी द कोरियोस्टोमा। ये चीज याद रखनी है, ये नहीं करना कि अगर वो लिखा है पेंक्रियाटिक टिश्यू गैस्ट्रिक टिश्यू में जाके लग रहा है, या फिर स्प्लीन का टिश्यू पेंक्रियाज के टिश्यू में जाके लग रहा है, तो दैट विल बी द कोरियोस्टोमा, ठीक है। द नॉर्मल टिश्यू एट एन एबनॉर्मल प्लेस विल बी कोरियोस्टोमा, ठीक है। चेंजिंग ऑफ लेयर, एंडोमेट्रियोसिस कैसे कोरियोस्टोमा होगा? नहीं, एंडोमेट्रियोसिस के अंदर तो उसकी अपनी ही एक चॉकलेट सिस्ट बन जाती है।
ओवरीज में कहाँ का टिश्यू आ गया लगता है? एंडोमेट्रियम तो यूट्रस की होती है, सेम एरिया। दैट इज द सेम एरिया, यूट्रस और ओवरीज। ठीक है। दैट विल बी द सेम एरिया ना। हाँ, यू कैन से द एंडोमेट्रियल टिश्यू इन द लंग्स जा रहा है तो। वो हाँ, उसमें ये हो सकता है। हाँ दैट, हाँ वो भी। अब देखो उसके अंदर हम डिजीज के अंदर जाएंगे तो वो और बात है। डिपेंड्स ऑन द कि वो टिश्यू नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, दैट कैन बी द मेटाप्लेजिया टू ना। जो हम नॉर्मली हम कह रहे होते हैं कि ये मेटास्टेसिस हुई हुई है। मेटास्टेसिस होती है वो, सॉरी मेटाप्लेजिया नहीं, मेटास्टेसिस। ठीक है, बट डिपेंड्स ऑन द टिश्यू। मैं कह रही हूँ कि नॉर्मल टिश्यू है जो कि एबनॉर्मल प्लेस पे लगा हुआ है। ठीक है, पेंक्रियाटिक टिश्यू इज नॉर्मल, दैट इज प्लेस्ड एट द साइट ऑफ द गैस्ट्रिक टिश्यू। ठीक है, तो कोरियोस्टोमा की जो असल में डेफिनेशन है, दैट विल बी द नॉर्मल टिश्यू एट नॉर्मल प्लेस। हाँ, लेकिन जो मेटास्टेसिस होती है ना, उसके अंदर एबनॉर्मल टिश्यू फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू अनदर एरिया जाके लगे, दैट विल बी द मेटास्टेसिस। ठीक है, जैसे आप के कह लें कि एक जगह का कैंसर है और लंग्स में भी उसके सेल्स जा रहे हैं, दैट विल बी द मेटास्टेसिस। वो एबनॉर्मल टिश्यू है जो जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल टिश्यू एट द नॉर्मल प्लेस इज कोरियोस्टोमा। ठीक है, तो वो फर्क याद रखिए। मेटाप्लेजिया, मेटास्टेसिस, कोरियोस्टोमा, तीनों में फर्क है। क्वेश्चन नंबर टू, द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है हमारे पास? हाइड्रोपिक चेंजेस है, स्वेलिंग है। ठीक है, डेस्मोप्लेजिया का भी मैं बता देती हूँ आगे आगे। ठीक है, स्वेलिंग जो आपके पास आएगी, ठीक है, हाइड्रोपिक चेंजेस जो हैं, दैट विल बी द स्वेलिंग। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो आ जाएगी इन irreversible cell injury. Question number three, the biopsy of the stomach done, there was non-specialized gastric tissue and scattered goblet cell. ठीक है, अब क्या है कि गैस्ट्रिक टिश्यू नॉन स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, नॉन स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रिक टिश्यू की वो बात करें तो इट मींस के मेटाप्लेजिया कि वो स्पेसिफाइड टिश्यू नहीं है। ठीक है, उसमें मिक्सचर ऑफ सेल्स आ रहा है कोई। ठीक है, तो दैट इज द मेटाप्लेजिया। फोर, द नीजल बॉडीज आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर नीजल बॉडीज होती हैं। ठीक है, और एक्सॉन हिलिक्स आर डिवाइड ऑफ दीज नीजल बॉडीज। ठीक है, ये भी एक एमसीक्यूज आता है एक्सॉन हिलिक्स का, कि एक्सॉन हेलिक्स में नेजल बॉडीज नहीं होती हैं। नेजल बॉडीज जो हैं वो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इन मेटाप्लेजिया इज? तो फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है मेटाप्लेजिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंक्रीज इन सेल नंबर इज कॉल्ड एज हाइपरप्लेजिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन, आफ्टर कीमोथेरेपी ट्यूमर साइज किस तरह रिग्रेस होता है? अपोप्टोसिस से। ठीक है, अपोप्टोसिस से जो है वो ट्यूमर सेल रिग्रेस होता है कीमोथेरेपी के बाद। क्वेश्चन नंबर एट, द वुमेन हैड अ पोलिप इन द cervix, pap smear shows cervical squamous epithelium, thick endothelium with pleomorphic cells and hyperchromatic nuclei। अब क्या है, सेल की साइज, शेप और पोलैरिटी चेंज होगी जब, तो वो डिस्प्लेजिया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई है, मतलब उसकी जो है वो पोलैरिटी चेंज हो रही है। ठीक है, हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई है। सेल का जब भी साइज, शेप एंड पोलैरिटी चेंज होगी, दैट विल बी द डिस्प्लेजिया। क्वेश्चन नंबर नाइन, द मैकेनिज्म ऑफ apoptosis in autoimmune disease is what? तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री है। ठीक है, apoptosis के अंदर जो autoimmune disease होती है। क्वेश्चन नंबर टेन, a young boy had injury to his thigh. After some months, he presents with a mass at the spot. The mass show hemorrhage with a bony tubercle. अच्छा, ये मेटाप्लेजिया है। डिस्प्लेजिया के अंदर आपके पास जो है ना वो सेल की शेप, साइज और पोलैरिटी, हाइपरक्रोमेटिक सेल हो जाएगा, उसकी न्यूक्लियर चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, उसकी साइज में, शेप में डिस्प्लेजिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन नंबर टेन है ये मायोसाइटस ऑसिफिकेंस का एमसीक्यूज है। ठीक है, मायोसाइटस ऑसिफिकेंस में क्या होता है कि जब एक जगह पे सेल इंजरी हुई है तो वहां पे बोन के सेल, उस मसल में बोन के सेल ग्रो कर गए हैं, जिसकी वजह से वहां पे बोनी ट्यूबरकल आ गया। इसे मायोसाइटस ऑसिफिकेंस भी कहते हैं। और एक जगह पे दूसरी जगह के सेल लेयरिंग को मेटाप्लेजिया कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेग्नेंट लेडी डिलीवर्ड अ बेबी आफ्टर पैचुरेशन
डिग्रेशन ऑफ यूट्रस हुई है इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लाइसोसोम जो है ये सेल फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है कि लाइसोसोम आफ्टर प्रेगनेंसी यूट्रस और ब्रेस्ट को जो मतलब इन द नॉर्मल साइज करता है, दैट इज द लाइसोसोम। ठीक है। Question number 12. After transplant, liver recent size increased than previous by in both donor and recipient by which mechanism? तो hyperplasia होगा, size increase का मतलब है hyperplasia। ठीक है। Question number 13. The cells which cannot regenerate after injury is which of the following? तो permanent cells होते हैं that cannot be regenerated after injury। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास permanent cells होते हैं नॉन डिवाइडिंग cells। ठीक है। अपने पास ये सीक्वेंस लिख लीजिएगा परमानेंट सेल्स का। परमानेंट सेल्स का हमारे पास जो सीक्वेंस है दैट इज, पहले आपके पास ये एक लेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद ये एक स्केलेटल मसल है। ठीक है। के बाद ये न्यूरॉन का जो है वो समझ लें कि वो जो एक्सॉन जा रहा होता है वो है। ये मोमबत्ती टाइप चीज है। और जो है वो हमारे पास एंड पे जो है कार्डियक टिश्यू है। ठीक है। और साइड पे यहाँ पे हमारा आरबीसीज है। ठीक है। लेंस है, स्केलेटल मसल है। ठीक है। उसके बाद ये एक्सॉन जा रहा है और जो न्यूरॉन कह लो, और हमारे पास कार्डियक टिश्यू है। ये हमारे पास सीक्वेंस है परमानेंट सेल्स का दैट डू नॉट, कैन नॉट या डू नॉट रीजनरेट। ठीक है। परमानेंट सेल्स दैट कैन नॉट रीजनरेट इज लेंस, स्केलेटल मसल, न्यूरॉन और कार्डियक टिश्यू। ठीक है। the permanent cells that cannot regenerate are lens, skeletal muscle, neurons and then cardiac tissue। और ऐसा ऐसा permanent cell that cannot reproduce is RBC। ठीक है। RBC is the only permanent cell that cannot reproduce। RBC के अंदर ये आ जाएगा। हमारे पास जो परमानेंट सेल्स हैं वो ये वाले हैं, लेंस है, स्केलेटल मसल है, ठीक है, न्यूरॉन है और कार्डिक टिश्यू है। सीक्वेंस याद रखना है। और द परमानेंट सेल दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस इज आरबीसी। परमानेंट सेल दैट कैन नॉट रीजनरेट इज लेंस, स्केलेटल मसल, न्यूरॉन एंड कार्डिक टिश्यू। ठीक है। ये हमारे पास सीक्वेंस है जो कि परमानेंट सेल्स के। फिर उसके बाद स्टेबल सेल्स हैं, उसके अंदर हम ये एस बना लेते हैं। ठीक है। इस तरह ये बोन बना लेते हैं। ठीक है। ये बोन का पेरियोस्टियम या बोन है। ठीक है। यहाँ पे जो है वो साथ में यहाँ पे पेंक्रियास, किडनी, लीवर, ठीक है, वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। एंड पे जो है वो ये स्नेक की टेल है, दैट इज द लिम्फ नोड। ठीक है। ये स्टेबल सेल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास बोन आ जाएगा, बोन की पेरियोस्टियम आ जाएगी। ठीक है। पेंक्रियाज आ जाएंगे, लीवर आ जाएगा, किडनी आ जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास लिम्फ नोड्स आ जाएंगे। ठीक है। तो परमानेंट और स्टेबल सेल्स को याद रखना है कि हमारे पास कौन से परमानेंट सेल्स हैं और कौन से स्टेबल सेल्स हैं। ठीक है। और जो ये एस शेप डी नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज द वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है। इसको हम वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स कह सकते हैं। ठीक है। तो बोन्स, पेरियोस्टियम, ठीक है, पेंक्रियास, किडनी, लीवर एंड लिम्फ नोड्स और वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, ये हमारे स्टेबल सेल्स के अंदर